हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं और जो आज का टॉपिक है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है हाउ इंडियन रूपी कैन बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें इंडिया का कैसे फायदा हो सकता है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल करेंसी। अब इंटरनेशनल करेंसी किसे कहा जाता है? इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी है जिसको आप ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इसको हम एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी बोलते हैं। पहले के टाइम पे जैसे कि हम सब ने पढ़ा हुआ है कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था जब कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। इसमें ट्रांजैक्शन के लिए दो चीजों की आप एक्सचेंज कर लिए करते थे तो वो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती थी। बट ओवर द टाइम जब इसका यूज बढ़ता चला गया तो ये पाया गया कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता था कि जब आपको कोई चीज किसी से खरीदनी हो तो जो चीज आपके पास है हो सकता है सामने वाले को उसकी नीड ना हो, तो आप वो ट्रांजैक्शन तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए फिर इन्वेंट हुए पेपर नोट्स। तो पेपर नोट्स या पेपर करेंसी आप इसे कह सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इन मायनों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। पेपर नोट्स के इन्वेंट होने के बाद ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश पाउंड्स को जो है इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज किया गया। बट 1944 में जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि यूएस डॉलर्स को इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज किया जाएगा। और उसके बाद 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया तो यहाँ पर यूएस ने ओपेक कंट्रीज को ये फोर्स किया कि वो यूएस डॉलर में पेमेंट लें एंड इस एक डिसीजन की वजह से आज यूएस एक सुपर पावर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों इंडियन रूपी को एक इंटरनेशनल करेंसी बनने की जरूरत है। तो अभी खबरों में कुछ दिन पहले आपने सबने देखा होगा कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो अपने 23 मंथ लो पे थे। हालांकि अगर आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं एज ऑन 3 फरवरी 2023 वो $576 बिलियन हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक छोटा फिगर नहीं है। पाकिस्तान का हम रोज सुनते रहते हैं कि उनका $3 बिलियन से भी नीचे जा चुका है। तो हालांकि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान जैसे देशों के साथ नहीं है, हमें अपना कंपैरिजन चाइना या जापान के साथ करना चाहिए, क्योंकि जापान हम सबको पता है डेवलप्ड नेशन है। चाइना हालांकि आज भी अपने आगे डेवलपिंग नेशन होने का टैग लगाता है, लेकिन हम सबको पता है कि वो कई हद तक डेवलप हो चुका है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे जैसे आपके फॉरेक्स रिजर्व कम होते जाते हैं तो आपका साइमल्टेनियसली डॉलर जो है वो महंगा हो जाता है, मतलब फिर आपको ज्यादा प्राइस उसके लिए पे करनी पड़ेगी, आपकी करेंसी डिवैल्यू कर जाती है। तो उसको बचने के लिए आरबीआई फिर अपने रिजर्व्स को बेचना शुरू करता है। बात करूं अगर मैं इस साल की, मतलब पिछले इस साल दैट इज 2022 एंड 23, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है, तो यहाँ पर आरबीआई ने $40 बिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए हैं डॉलर के रेट को स्टेबलाइज रखने में। जैसे कि मैंने अभी पीछे बोला कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम होना भी एक चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पॉइंट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो समझने वाली बात यह है हमारे लिए वो ये है कि जो हमारे कंट्री है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट्स कम करता है। और इस कंडीशन में जो सिचुएशन आती है उसे हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ट्रेड डेफिसिट अब आप समझ गए होंगे, जब आपके इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम है। तो ये अगर अक्टूबर 2022 की मैं बात करूं तो ये फिगर बढ़ के $26.91 बिलियन का हो गया था, जो कि मैं आपको बताऊं तो जब ये कम होते हैं तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि डॉलर महंगा हो जाता है, और इसी वजह से पीछे हमें ये भी देखने को मिला था कि डॉलर की प्राइस जो है वो अराउंड 80, जो कि कॉन्स्टेंटली अंडर 80 रहती है, अभी वो हालांकि 80 से ज्यादा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या इंडिया अपने इंडियन रूपी को एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको अभी कहूँ तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अभी आपको काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भी लग रहा होगा कि इंडियन रूपी इतनी जल्दी कैसे एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। तो जी हाँ, आपका जो यहाँ पे सवाल है ये एकदम दुरुस्त है, क्योंकि इंडियन करेंसी स्पेशली कोई भी करेंसी हो उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इंडिया के लिए तो खासकर ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से आई थिंक रशिया को छोड़ के कोई भी यहाँ पे इंडियन रूपी को स्पेशली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एज एन इंटरनेशनल करेंसी। बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे सामने जिसको इंडिया को फेस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ और देश हैं नॉट द यूएन के 5 मेंबर, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश होगा और एक श्रीलंका होगा जो कि हैप्पीली इंडियन रूपी में ट्रेड करना पसंद करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के साथ तो हमारा रूपी में ट्रेड ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है और इससे दोनों ही देशों को फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे श्रीलंका का हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका के पास डॉलर्स तो है ही नहीं, तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। अगर वो इंडियन रूपी के अंदर ट्रेड करते हैं तो उनका जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो चलता रहेगा, और कई हद तक उनकी कंट्री के लिए अगर ये बेनिफिशियल है तो वो करेंगे। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया था एक रिपोर्टर ने, जिसमें उन्होंने बोला था कि बाय परचेजिंग रशियन ऑयल आर यू फंडिंग दिस, तो उन्होंने बहुत क्लियरली उसको बहुत प्यार से समझा दिया था
कि मतलब जो मेरे कंट्री के लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली जो मेरे लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मैं वो करूंगा। मैं क्यों किसी के टर्म्स पे डिक्टेट होकर डिसीजंस लूं। तो ये मुझे उनका जो जवाब था बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। National interest. India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. उसके साथ साथ रशिया के साथ भी इंडिया होपफुल है कि जो इन रूपी में ट्रेड चालू हो जाए अभी, क्योंकि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे। इन सैंक्शंस की वजह से जो उनके पास डॉलर्स हैं वो किसी काम के भी नहीं है। रशिया ऑलरेडी चाइना के साथ युआन में ट्रेड करने लगा है एंड इसके बाद से दोनों ही देशों का जो ट्रेड है वो बढ़ चुका है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जल्दी ही इंडिया और रशिया के बीच भी रूपी में ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। मोरओवर 35 ऐसे और देश हैं जो इंडिया के साथ रूपी में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम आगे चलें तो मैंने जैसे कि आपको बताया था चैलेंजेस के बारे में, तो जो मैंने एक चैलेंज आपको बताया था कि इंडियन रूपी को इंटरनेशनल करेंसी की तरह रिकॉग्नाइज कराना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही है हमारे सामने। बट इसके साथ कुछ और चैलेंजेस भी हैं। उनमें की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चैलेंज ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएई और सऊदी अरेबिया, तो वो भी इंडिया के साथ रूपी में ट्रेड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई के साथ हमारा जो टोटल सरप्लस है वो लगभग $12 बिलियन का है और सऊदी अरेबिया के साथ यही फिगर $20 बिलियन का है। तो टोटल सरप्लस क्या होता है, इसका सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो आप एक्सपोर्ट्स करते हैं और जो इंपोर्ट्स करते हैं उनका एक डिफरेंस है। मतलब इंपोर्ट्स यहाँ पे ज्यादा है आपके रादर देन एक्सपोर्ट्स। तो इस केस में जो उनके पास फिर हम जो पेमेंट करेंगे वो अगर रूपी में करना शुरू कर देंगे तो उनके पास रूपी बहुत सारे हो जाएंगे जो कि उनके लिए फीजिबल नहीं है। फिर वो आगे उसको कैसे यूज करेंगे, उनको तो ऐसे कोई सैंक्शंस की या किसी डिफॉल्ट की कोई ऐसी इशू नहीं है, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे हमारे साथ रूपी में ट्रेड करना। तो यहाँ पे इन कंट्रीज को मनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरीके से इंडिया कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा है, लेकिन वन बाय वन जैसे जैसे कंट्री रूपी को एक्सेप्ट करने लगेंगे वैसे वैसे आई एम होपफुल कि गल्फ कंट्रीज भी इंडियन रूपी को एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी कंट्रीज का रिकॉग्नाइज करना इंडियन रूपी का यही काफी नहीं रहेगा उन कंट्रीज के लिए जो इंडियन रूपी को रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके लिए इंडिया को भी कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे कि उनको कई सारी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ आना पड़ेगा, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा, रूपी को बेटर यूटिलाइजेशन उसकी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इंसेंटिव बढ़ाने पड़ेंगे उनके लिए। टुवर्ड्स द एंड जाते जाते मैं यहाँ पर आपको यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी बातें भी मैंने आगे पीछे डिस्कस करी है उनको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बातें जितनी बोलने में आसान होती है, इंप्लीमेंट करना उतना ही उन्हें मुश्किल होता है। लेकिन अगर इंडिया कुछ हद तक भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहता है तो इससे कई ज्यादा फायदा हमारी इकोनॉमी को होगा और इंडिया की इस सबसे एक पॉजिटिव इमेज ही निकल करके आती है। और आगे फिर इंडिया का कैसा फ्यूचर होगा ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, गॉड फॉरबिड आज अगर रशिया की तरह इंडिया भी किसी वॉर लाइक सिचुएशन में अपनी किसी नेबरिंग कंट्री के साथ चली जाती है, वो किस नेबरिंग कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ सबको पता ही है, और वो इशू भी कि क्यों इंडिया अपने किसी नेबरिंग कंट्री का वॉर पे जाएगा, तो के बाद हमारे पे सैंक्शंस लगेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। इन सैंक्शंस के बावजूद भी अगर हम विद इन इंडिया की बात करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांजैक्शन सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास अपना यूपीआई सिस्टम है। यूपीआई सिस्टम जो है ये काफी ज्यादा सक्सेस है इंडिया के अंदर, और यही यूपीआई जो है अब इंटरनेशनली भी इसको रिकॉग्निशन मिलने वाली है और इंटरनेशनली भी यूज में आ जाएगा कुछ समय के अंदर। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया के पास अपना कोई यूपीआई सिस्टम नहीं था, वो गूगल पे या जो एप्पल पे है उसे यूज करते थे। एंड हम सबको पता है ये सारे अमेरिकन हैं, और जैसे ये यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था तो ये अमेरिकन कंपनी जितनी भी थी ये सब रशिया को छोड़ के चली गई। तो इससे इंडिया को एक बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट है, बट ऐसा कभी होना नहीं चाहिए इंडिया के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।
टिल देन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।